जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि क्लास 10 का मैथ का मॉडल पेपर आया हुआ है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में जो क्लास 10 का जो मैथ का मॉडल पेपर है उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन पर बात करेंगे। आपको पता होगा कि क्लास 10 में दो फॉर्मेट में मॉडल पेपर जारी किया गया है। सबसे पहला का जो फॉर्मेट है वो है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सब्जेक्टिव। तो हम लोग एक एक करके दोनों को सॉल्यूशन देख लेंगे। आप लोग के लिए बहुत अच्छे से मैंने सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक ना। और जो मैं सॉल्यूशन बोर्ड में कराऊंगा उसका मैं अलग से पीडीएफ बनवा के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा। और वो जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम में या फिर वेबसाइट में टेलीग्राम और वेबसाइट दोनों में डाल दिया जाएगा। आप लोग को उस दोनों का टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो का और अपने ज़िंदगी का मजा ले सकते हो, ठीक ना। मतलब समझ रहे हो कि आप लोग का क्या होगा कि जैक बोर्ड आपको पता होगा कि अधिकतर बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करता है, मॉडल पेपर से सेट करता है। और मैं क्या करूँगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को बनाने में, उसमें थोड़ा सा मुझे चोट लगी हुई थी और मुझे अभी भी थोड़ा मोड़ा बोलने में थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक ना। तो उसके कारण से मैं थोड़ा धीरे और स्लो बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से वीडियो को उस तरह फास्ट कर लीजिए और देखिए। और अगर लग रहा है कि अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ठीक ना। वो आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। और वैसे आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगी। और इस मॉडल पेपर से और साथ ही साथ जितने भी प्रश्न है मॉडल पेपर में और उससे रिलेटेड और जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम में, मैं सारे को पकड़ के निचोड़ के आपको पिला दूंगा, ठीक ना। तो आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक ना। तो चलिए मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा मॉडल पेपर का जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो देखिए क्या है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको तोड़ना है 140 को, ठीक ना। तो मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक ना, ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा सो, ठीक ना। तो देखिए, आपने बचपन में एलसीएम तो पढ़ा होगा। हम लोग एलसीएम निकालते थे, हम लोग कई सारे डिजिट पहले रहता था यहाँ, जैसे 6 मान लीजिए, 12 मान लीजिए, 336 मान लीजिए, 336 हो गया, ठीक ना। उसके बाद मान लीजिए कि आपका है 12 है, इस तरह करके आपकी कई सारी संख्याएं हैं। मान लीजिए इस तरह करके 12 है, यहाँ पे 14 मान लीजिए, ठीक ना, 17 मान लीजिए। इस तरह करके आपकी कोई सारी संख्या होती थी, उसको क्या करना था, आपको एलसीएम लेना होता था। आप लोग को ये फॉर्मेट पता था। आपको यही वाला मेथड यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस अंतर इतना है कि हम लोग बचपन में कई सारे डिजिट्स रहता था वहां पे, यहाँ पे सिर्फ आपको एक सिंगल डिजिट मिलेगा। यानी कि आपको सिर्फ एक ही वो आपको अंक, एक डिजिट बोल रहा हूँ, एक ही को संख्या का आपको क्या है, एलसीएम लेना है। और वो संख्या आपका 140, आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम लेने का सीधा सा फॉर्मेट होता था कि आप लोग जो सबसे छोटा छोटा जो पहाड़ा में ये कटता है उससे आपको काटना होता है, ठीक ना। तो सबसे छोटा पहाड़ा 2 का होता है। 2 में कट रहा है, हाँ ये कट रहा है तो 2 में दीजिए। अगर मान लीजिए 2 से नहीं कट रहा, 3 से कटता है तो चेक कीजिए। अगर 3 से नहीं कटा तो 4 से चेक कीजिए। तो इसी तरह एक एक स्टेप आगे बढ़िए। अब ना कि अब डायरेक्ट 10 से काट दीजिए, उससे नहीं, एटलीस्ट जो सबसे छोटा में कटे उससे काटिए। तो 2 से ही कट जा रहा है तो 2 से काटिए, ये 70 आएगा यहाँ पे। फिर 2 से काटेंगे 35 आ जाएगा। अब देखिए 35 तो 2 से कटता नहीं है, 3 से भी कटता नहीं, 4 से भी कटता नहीं, तो 5 से काट के देखा। अब ऐसा नहीं कि अब इसको आप लोग डायरेक्ट 7 से काट दीजिए, ऐसा नहीं। आप डायरेक्ट इसको 5 से इसके बाद काटिए, ठीक ना। 5 से काटेगा तो ये 7 टाइम्स में जाएगा। अब ये जो हम लोग क्या करते थे बचपन में, 2, 5, 7, इसको हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में इस तरह करके लिख देते थे। 2 × 2 × 5 × 7 लिख देते थे और इक्वल टू करके जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आता था वो हमारा एटलीस्ट क्या आंसर होता था दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि डायरेक्ट आपको यही वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। आपको यही वाला एग्जाम में देगा, जैक बोर्ड में यही वाला रूप देगा आपको। यही वाला रूप आपको, जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्लाइड कर रहा होगा, ये क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये 20 नंबर के ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा सा घुमा सकता है इस ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो आपका आंसर आया इसको 2 का स्क्वायर × 5 × 7 के जैसा भी लिख सकता था। और इस तरह करके आपको एक ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है, तो आपको तो ये देखा नहीं, ये दिखेगा तो आप लोग इसको टिक मार दीजिएगा, ठीक ना। ऐसा भी लिखा जा सकता है क्योंकि देखिए इस यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लाई जो नजर आ रहा है इसमें 2 बार है, ठीक ना। तो यानी कि 2 क्या है, 2 बार है, इसीलिए इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते थे। अगर मान लीजिए 2 3 बार रहता तो 2 का क्यूब लिख देते। 4 बार रहता तो 2 का पावर में 4 लिख देते। अगर 5 मान लीजिए 6 बार रहता तो 5 का पावर 6 लिख देते। तो इस तरह डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में 2 बार है, इसलिए 2 का स्क्वायर × 5 × 7 इस तरह करके लिखा जा सकता था।
अब एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि आपको 140 ही दे, यहाँ पे जगह पे आपको दूसरा कुछ भी संख्या दे सकते थे, तो आपको क्या करना है, वो आपको नंबर रखना है, ठीक ना। वो जी आपको मतलब आपको ज्ञान रखना है, जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह करके सॉल्व करना है। आंसर में या तो इस तरह करके देगा या तो फिर इस तरह उसका पावर में बना के दे देगा, ठीक ना। तो जो आपको आंसर में मिले उसको आपको करेक्ट कर देना है। तो फिलहाल इसका तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। सो एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्लाइड कर रहा होगा। तो यह संख्या निम्न में से क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में आपका एक संख्या दिया हुआ है आपको 6q + 5। मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर समझा रहा हूँ, बाकी इसका नोट्स मैंने देखो आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने देखिए ये हाथ से बनाया हुआ बहुत खूबसूरत सा नोट्स है। ये आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, मैंने इसका PDF बना के मैं डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है कि 6q + 5 है, ठीक ना। ये क्या है कि आपको ये दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये सम है, विषम है, परिमेय है और 0 है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि 6 और 5 का तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि 6 6 है, 5 5 है, ठीक ना। इसको आप लोग बदल नहीं सकते, ठीक ना। 6 के जगह पे 6 ही हमेशा रहेगा, 6 हमेशा 6 ही होता है, 6 कभी 7 नहीं होता, ठीक ना। तो 6 और 5 कुछ नहीं हो सकता, पर q का हम लोग कुछ कर सकते हैं। और क्वेश्चंस में क्या है कि ये जो आपको टोटल संख्या नजर आ रहा है, ये सम, विषम, अपरिमेय और 0, मतलब अपरिमेय और 0, इनमें से क्या है। तो आपको एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मोटिव क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चंस दिया होता है और चारों में से 4 को ऑप्शन दिया होता है, उसमें से कोई एक करेक्ट होता है, समझ में है ना। और कभी अगर बाय द वे अगर 2 करेक्ट हो जाए तो तीसरा नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि A और B बोथ, ठीक ना, माने दोनों। मतलब बाय द वे क्या होता है, मतलब क्या सीधा सा फंडा है कि 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होता है। तो जाहिर सी बात है कि 6q + 5 जो है वो या तो सम होगा, या तो विषम होगा, या तो फिर अपरिमेय होगा, या फिर 0 होगा। चारों में से कोई एक होगा। अब पता करना है कि कौन सा होगा। तो क्वेश्चंस को देखिए कि लिखा हुआ है एक धनात्मक संख्या, यानी कि हम लोग इस q के जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि q की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव का संख्या, जैसे कि 1 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, माइनस का 1/2 हो गया, माइनस का 3/4 हो गया। इस तरह करके आप लोग माइनस वाली संख्या पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वाली भी संख्या पुट कर सकते हैं, जैसे +1 2 3 4 1/2 3/4 √3, इस तरह करके कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक ना संख्या। लेकिन क्वेश्चन में धनात्मक संख्या कहा गया, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ आप लोग q की जगह पे कोई पॉजिटिव संख्या ही पुट कीजिएगा, ठीक ना। तो पॉजिटिव संख्या में क्या क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव संख्या आप लोग क्या क्या जानते हो। एक नॉर्मल संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह करके संख्या आती है। एक रूट वाली संख्या होती है, √2 √3 √16 इस तरह करके कुछ संख्याएं होती है। और कोई सारी फ्रैक्शन में संख्या जैसे देखा होगा 1/2 3/4 इस तरह करके हम लोगों ने अधिकतर इसी टाइप की संख्या देखी होती है। कुछ पॉइंट में भी होते 1/2। तो ये सब तो ये फ्रैक्शन वाले का ही रूप होता है। इसको जब आप लोग भागा दीजिएगा तो वही पॉइंट वाला में आता है। तो पॉइंट वाला को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक ना। ये 3 को फॉर्मेट फिलहाल हम लोग देखते हैं, ठीक ना। 3 प्रकार की आप लोग क्या बेसिकली संख्या आप लोग q की जगह पे रख सकते हो। ये सारी संख्या क्या है, पॉजिटिव संख्याओं को आप लोग रख सकते हो। आप क्वेश्चंस में देखिए कि पूछा गया चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चारों में से कोई एक ही सही होगा। तो जब आप लोग देखिएगा कि ये एक इस टाइप की नॉर्मल संख्याएं, गोटा गोटी संख्या जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके आप लोग कुछ भी संख्या गोटा गोटी इस टाइप की संख्या है जब q की जगह पे रखिएगा तो आपको एक विषम संख्या देखने को मिलेगा। हमेशा ही, ऑलवेज, हमेशा आपको क्या एक विषम संख्या देखने को मिलेगा। चलिए भाई विश्वास नहीं तो पुट करके देखिए। चलिए एक पुट करके देखिए, 6 ये क्या है 6 × q की जगह पे 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 के 6 और 6 5 11 11 क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। 2 पुट करके देखिए, 6 दूना 12 12 और 5 17 17 एक विषम संख्या है। चलिए यहाँ पे 5 पुट करके देखिए, 5 छक 30 + 5 यानी कि क्या हो जाएगा 35 आ गया। ये क्या है दोस्तों, एक विषम संख्या है। तो आप लोग देख लीजिएगा सारा विषम संख्या आता है। अब चलिए रूट वाली संख्या थोड़ा सा पुट करके देखते हैं। √2 को यहां पुट कीजिए तो दोस्तों 6 √2 + 5 √2 है, √2 + 5 √2 दोस्तों आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो पूरा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए भाई सही है, अपरिमेय आ गया, अपरिमेय। चलो भाई थोड़ा सा √3 पुट करके देखिए, √3 भी अपरिमेय संख्या, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। अब √16 थोड़ा पुट करके देखिए, आपको पता है कि √16 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 4 होता है।
अब रूट 16 की जगह पे आप लोग 4 भी लिख सकते हैं, यानी कि 6 × 4 + 5 हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये वाली कैटेगरी का आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक विषम संख्या हो जाएगा, एक विषम संख्या आ गया। तो आप लोग देख सकते हो कि रूट वाली संख्या में दो टाइप के आंसर आपको देखने को मिल रहा है, एक अपरिमेय और विषम। अब यहाँ तो लोचा हो गया, यहाँ तो ऑप्शन में दूधू को आपको, ऑप्शन में तो दूधू को सही हो रहा है आपका, एक अपरिमेय भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। यानी जाहिर सी बात है कि रूट वाली संख्याओं को तो आप लोग ले नहीं सकते हो, क्योंकि अगर रूट वाली संख्या लीजिएगा तो दो आंसर आएगा। और चूंकि ऑप्शन में देखिए यहाँ पे अपरिमेय भी है और यहाँ पे विषम संख्या भी है, तो दोनों तो सही मारिएगा नहीं ऑप्शन में आप लोग, तो नहीं तो एग्जामिनर काट देगा, कोई एक ही सही होगा, इसलिए रूट वाली संख्या होगी नहीं। उसी तरह आप लोग ये बटा वाला भी पुट कीजिएगा ना, तो कुछ कुछ ऐसी संख्या होंगी बटा वाला जब पुट कीजिएगा कि वो अपरिमेय भी आएगा, परिमेय भी आएगा, यहाँ पे आपका जीरो भी आएगा, सम भी आएगा, विषम भी आएगा, सब तरह की आएगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि आप हाफ वाला पुट कीजिए, यानी कि फ्रैक्शन वाला यानी बटा वाला, या रूट वाला पुट कीजिए। ये दोनों वाला में क्या होता है कि जो आपका आंसर मल्टीपल आएगा, ठीक ना, या तो वो सम आएगा या विषम या परिमेय या जीरो, सब चारों में से चारों आ सकता है, चारों टाइप का ये आ सकता है, ठीक ना। इसीलिए ये दोनों को तो कंसिडर करेंगे नहीं, सिर्फ हम लोग ये गोटा वाली संख्या को कंसिडर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये गोटा वाला संख्या को हम लोग रखेंगे, तभी हम लोग को एक कोई आंसर देखने को मिलेगा, और वो आंसर क्या देखने को मिल रहा है, विषम देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों एक विषम संख्या हो जाएगा, यानी कि 6q + 5 एक विषम संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और सारे मजेदार वीडियो देखने के लिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। अब भाई बता दीजिए 5 + 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 जो है दोस्तों वो क्या है, खुद अपरिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने बताया था, एक अपरिमेय संख्या को कुछ भी जोड़ घटा गुना कर लीजिए, वो टोटल अपरिमेय संख्या ही रहता है, ठीक ना। समझ में आ गया आपको, ठीक। चलिए, तो इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, तो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्या q + r विद्यमान है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ये तो दोस्तों ये आपका एक परिमेय बोल लीजिए या फॉर्मूला बोलिए, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही वाला दिया हुआ है। यानी कि जो आप लोग भाज्य होता है, लिख लीजिए भाज्य को हम लोग a से लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखिएगा, भाजक को हम लोग a बराबर या b से लिखते हैं, ठीक ना, इंटू भागफल को हम लोग q से लिखते हैं, ठीक ना, प्लस शेषफल कीजिए, फिर शेष कीजिए, जो लिखना है इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। टोटल क्या लिख सकते हैं, a बराबर bq + r लिख सकते हैं, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसको याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक ना, और इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये आपको बी नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। देखिए, चलिए 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। कुछ नहीं, इस टाइप का क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, और मैं लिख के दे सकता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चंस आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम हो चाहे सब्जेक्टिव वाला एग्जाम हो। समझ में आया बेड़ो। चलिए, किसी बहुपद क्वेश्चंस क्या पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट में लिख देता हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। द्विघात बहुपद मतलब आपको पता होगा जिसका पावर में 2 हो, और द्विघात बहुपद का पावर में 2 होता है तो उसका 2 गो शून्यक निकलता है। अगर पावर में 3 हो तो 3 गो शून्यक, अगर 4 गो अगर हो, यानी कि अगर 4 घात वाला बहुपद हो तो वो 4 गो शून्यक निकलता है। और चूंकि द्विघात बहुपद है इसीलिए इसका 2 गो शून्यक निकलेगा, और मैं दोनों शून्यक को, एगो को मैं अल्फा मान लेता हूँ, एगो में बीटा मान लेता हूँ। चलिए भाई, मान लिया। अब आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आपका जो दिया हुआ है मेरे दोस्तों वो आपको दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा जो आपको दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको यहाँ पे कंसीडर मतलब दिया हुआ है क्वेश्चंस में। और आपको एक चीज पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है मेरे दोस्तों वो होता है -b/a के इक्वल होता है। क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है उसका फॉर्मूला c/a होता है। और चूंकि अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया हुआ है, यानी कि ये जो हो जाएगा ये 3 के बराबर होगा। उसी तरह अगर गुणनफल, अगर इसका फॉर्मूला c/a होता है और गुणनफल -2 दिया हुआ है, तो यानी c/a = -2 हो जाएगा।
समझ में आ रही है। और 3 को हम लोग बाय में 1 लिख सकते हैं, उसी तरह 2 को भी बाय में 1 लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसको आप लोग गौर से देखिए और गौर फरमाइए कि यहां से अगर आप लोग ए का वैल्यू देखिएगा, सीधा सीधी देखिए, ए का सीधा में 1 है, यहां भी 1 का सीधा में 1 है, तो यहाँ गड़बड़ी नहीं है। आप लोग डायरेक्टली ए का जो मान आप लोग 1 लिख सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ 1 का 2 होता और यहाँ 1 का वैल्यू 1 होता तब गड़बड़ होता, लेकिन ऐसा होता नहीं, आप लोग टेंशन लेना नहीं, होता है पर ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ ए का 1 है, यहाँ 1 का 1 है, ठीक ना, दोनों तरफ 1 1 है, दोनों इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 मान ली, इसको इक्वेशन 1 मान ली, तो यानी डायरेक्टली हम लोग जब इसको हम लोग तुलना करेंगे डायरेक्ट ए का वैल्यू हम लोग 1 लिख सकते हैं। अगर बाय द वे यहाँ 2 रहता, यहाँ 1 रहता, तो ए का वैल्यू यहाँ 2 दे रहा है, यहाँ 1 दे रहा है, तब गड़बड़ होती है, लेकिन यहाँ तो सेम, इसलिए ए का वैल्यू 1। अब बी का वैल्यू देखिए, यहाँ पे 3 है, लेकिन देखें यहाँ पे बी माइनस बी बराबर 3 है, तो इसीलिए इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग को इधर माइनस लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग इधर माइनस, मतलब समझिए क्या कर रहे हैं हम लोग, बी को माइनस से गुना कर दे रहे हैं और इधर पे -2। देखिए इक्वेशन के दोनों तरफ आप लोग कुछ भी कीजिए, जोड़िए या घटाइए, बस जोड़ते हैं तो दोनों तरफ जोड़िए, घटाते तो दोनों तरफ घटाइए। किसके? बराबर के। बराबर की इधर जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर की इधर भी कुछ घटा दीजिए, इधर भी कुछ घटा दीजिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अंतर इतना होता है कि जो भी संख्या जोड़िएगा या घटाइएगा या भागा दीजिएगा वो समान संख्या होनी चाहिए। जैसे कि इधर -3 घटा दिए तो इधर भी -3 कर दीजिए, तो आपके इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करें, इधर माइनस और इधर माइनस, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे जैसे माइनस कर दीजिएगा तो ये जो माइनस माइनस होता है क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए बी बन जाएगा ये, और ये -3 हो गया, यानी कि बी का वैल्यू आपका -3 आ गया। सी का वैल्यू यहाँ -2, यानी कि डायरेक्टली हम लोग सी बराबर -2 लिख सकते हैं। अब आपका ए बी सी का वैल्यू निकल गया, ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, क्या जो आप लोगों ने पढ़े हैं उसको याद करना है। और वो क्या था आपका कि आपको एक द्विघात बहुपद का आपको एक जनरल उसका इक्वेशन आपको पता होता है। वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, इक्वल टू 0 होता है। ये चीज आपको पता है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब ए बी सी का मान यहाँ पे पुट कर देना है। ए का वैल्यू आपका क्या है दोस्तों, 1 है, तो ये हो जाएगा 1x² प्लस बी का जो वैल्यू है दोस्तों आपका क्या, -3 है, यानी कि -3 × x प्लस सी का जो वैल्यू है वो क्या, -2, यानी कि -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 × x क्या होता है, x ही होता है, यानी x का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x है इसलिए -3x यहाँ पे माइनस है इसलिए -2 इक्वल टू 0। तो ये जो आपका इक्वेशन निकल कर आया x² -3x -2, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ऑप्शन में इक्वल टू 0 करके तो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट खाली यही इक्वेशन आपको आंसर में देखने को मिलेगा, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी नंबर में आपको देखने को मिल रहा होगा x² -3x -2, सी नंबर में, ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद का शून्यक की संख्या होगी। देखिए दोस्तों, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ कुछ दिखने में वो इस प्रकार का है। यहाँ पे आपका जो होता है वो y होता है, यहाँ पे y डैश होता है, यहाँ पे आपका x होता है, यहाँ पे x डैश होता है, ठीक, ये आपका 0 होता है मूल बिंदु, ठीक ना। आपका एक ग्राफ ड्रॉ किया, वो कुछ दिखने में वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक ना, इस प्रकार का, ठीक। और ये किसका ग्राफ है दोस्तों, px का ग्राफ है, ठीक। चलिए ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसे शून्य ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आएगा, ठीक ना, आता है, ठीक ना। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस में जितने भी जगह पे ये ग्राफ काटती है उतना आपका शून्यक होगा, बस और कुछ नहीं। तो ये ग्राफ देखिए, ये एक यहाँ पे x एक्सिस को काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे काट रही है। एक्स एक्सिस बोले तो ये वाली लाइन, काटे बोले तो जहां जहां पे ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे मिल रही है और इस लाइन में यहाँ पे मिल रही है और इस यहाँ पे मिल रही है, 3 जगह पे मिल रही है, इसलिए इसकी शून्य की संख्या 3 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मान लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुपद 4u + 8, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे टाइम पे भी आया हुआ था, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से। देखिए 4u² + 8u, इसका आपको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक बोले तो इसका आप लोग को पता ही है, ये देखिए सीधा सा बात है कि द्विघात बहुपद है, पावर में 2, इसलिए 2 को शून्यक निकलेगा। अब 2 को शून्यक क्या क्या है देखिए,
तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से देखिए, आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, हम लोग यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4u को कॉमन कर सकते हैं। चलिए 4u कॉमन कर लेते हैं। 4u जब कॉमन कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 4u का स्क्वायर है, तो 4u का स्क्वायर है, यानी कि आपको 4u जब कॉमन कर लीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, थोड़ा देखिए, तो यहाँ पे आप सिर्फ u बचेगा। क्यों बचेगा सो मैं बता देता हूँ। देखिए आपका क्या यहाँ पे 4u का स्क्वायर है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो 4 इंटू यू, दो यू इसलिए u का स्क्वायर और 1 4 इसलिए 4u का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग 4u को कॉमन कर लिए तो सिर्फ u बचेगा, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस का प्लस 8u है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना u, लिख सकते हैं 4 दूना 8 और u। तो हम लोग को क्या करना है, 4 और u को कॉमन कर लेना, बचेगा 2 इसलिए 2 बचेगा, तो क्या बचेगा 4u इंटू यू प्लस 2 बचेगा बचेगा कि नहीं, तो ये आपका बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से क्या करना है, शून्यक निकालना है, ठीक ना। तो शून्यक निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग इसको यहाँ पे आप लोग इसको इक्वल टू में 0 दे दीजिए, यहाँ पे इक्वल टू में 0 दे दीजिए, ठीक ना। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे आपको दो टाइप का इसको आप लोग तोड़ सकते हो। मैंने देखिए यहाँ पे दो टाइप में आप लोग इसको तोड़िए, एक आप इसको अलग पार्ट सोचिए, इसको आप अलग पार्ट सोचिए और इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, मतलब समझिए, इसको 4u इक्वल टू 0 लिखिए और एक पार्ट में इसको ये वाला जो आपका बॉक्स में मैंने घेरा u प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखिए। अब यहाँ से u का जो वैल्यू आएगा दोस्तों आप लोग देखिए क्या आ जाएगा, सो u बराबर u चूंकि गुना में तो जाके भागा हो जाएगा 0/4, 0/4 क्या होगा दोस्तों, ये 0 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। और एक बात u प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 है कि u इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो गो सॉल्यूशन निकलेगा u का, यानी शून्यक यहाँ पे u है और शून्यक u दो, मतलब शून्यक क्या क्या निकला है, 0 निकला है, -2 निकला। तो ऑप्शंस में देखते हैं, आपको यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि अगर दो गो आंसर आपको मिलेगा ऑप्शंस में तो वो एक जगह पे लिख देगा बोथ। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे आपका ए नंबर में और ए नंबर में और सी नंबर में, ए नंबर में आपका 0 है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ए नंबर में 0 है और बी नंबर में आपका -2 है, और चूंकि दोनों ही आंसर, इसलिए देखिए यहाँ पे सी नंबर में अलग, डी नंबर में अलग सा ऑप्शन दे दिया है, ए सी दोनों यानी कि बोथ, तो इसीलिए आपको डी नंबर वाला ऑप्शन मान रहा है, ठीक ना। चलिए सही हो गया इसका। अब चलिए अगला देखते प्रश्न, ठीक ना। आपको कुछ नहीं, बस इस प्रकार का फॉर्मेट में सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना है। ये सब क्वेश्चंस में तो कोई आपको टेंशन होने वाली बात नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने उतना पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा मैं उतना क्या पढ़ रहा हूँ आप लोग देखिए, ये और एक इक्वेशन दिया हुआ है, मैं यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि ये जो इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में आता है मेरे दोस्तों, ठीक ना, इस टाइप का तो प्रश्न आता ही, इसमें से और भी कई टाइप के प्रश्न और 3 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, और वो 3 टाइप के प्रश्न क्या क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, ठीक ना, कभी भी आपको क्या होता है कि आपको कोई एक कोई भी मैंने देखिए यहाँ जो आपको समीकरण दिया हुआ है ये सभी क्या है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 दिया इक्वल टू 0 दिया है, और ये सारे दोस्तों आपको पता है कि रैखिक समीकरण है, सबका सिंगल हल होता है, आपको पता होता है, ठीक ना। रैखिक समीकरण दिया हुआ है। उसी तरह क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। ये आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और इन रैखिक समीकरण के दो ये क्या, एक युग्म है यानी जोड़ा है। ये युग्म के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। आपका एक एनसीईआरटी में 51 पेज नंबर में आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे एक चार्ट बना होता है, ठीक ना। वो बेसिकली 2 रैखिक समीकरण को तुलना करके डायरेक्टली आपको कुछ चीजें बताती है, कुछ प्रॉपर्टीज बताती है। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखिए, ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक ना, तो ये जो इक्वेशंस है, अगर इक्वेशंस में अगर आपको a1 मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, आपको शायद दिख ना रहा हो, चलिए देखिए यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू इसको b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, तब हम लोग ये जो रैखिक समीकरण है उसका जो आपका हल निकलेगा, ठीक ना। यानी देखिए यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन था आपका, इसमें 3 गो हल निकला था।
तो इस टाइप का अगर दो गो रैखिक समीकरण आपको दिया हो और आपको इस टाइप का अगर दिया क्वेश्चंस में कि उसका जो भी आपका ये जो दो समीकरण है उसमें से जो आपका देखें यहाँ पे जो आपका गुना किया हुआ है, मल्टीप्लाई जो किया हुआ है एक एक्स के साथ बी के साथ, यहाँ पे एक्स के साथ बी के साथ, वो सारी चीज़ों को अगर आप लोग इस तरह अगर फॉर्मेट में दिया हुआ है और वो फॉर्मेट है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर इस तरह करके है मतलब a1 और b2 का मान लीजिए मान 3 आया और बराबर है b1/b2 का भी मान 3 आया, c1/c2 का मान भी 3 आया, अगर इस तरह करके आता है तो ये जो दो रैखिक युग्म है, ये जो रैखिक युग्म है, इनका जो आपका हल निकलेगा वो हल जो होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, वो संपाती होता है। क्या होता है? संपाती। संपाती बोले तो देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ ने इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा यानी कि इस टाइप का जब फॉर्मेट में हो और इस टाइप का जब फॉर्मेट में होगा और जो ये जो इक्वेशंस है इन इक्वेशंस का जब आप लोग ग्राफ बनाइएगा और जब वो इस फॉर्मेट में हो इक्वेशन तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए सपोज दैट कि एक लाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना तो दूसरा लाइन का भी ग्राफ एकदम सेम उसी के ऊपर बनेगा, एकदम एक के ऊपर एक संपाती बनेगा। कब? जब इस प्रकार का फॉर्मेट में रहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और जब इस प्रकार से बराबर होगा तो वो उसी के ऊपर होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो पहली वाली जो नीचे वाली रेखा है उसकी हर बिंदु ऊपर वाली रेखा के हर बिंदु से मैच करेगा, क्योंकि वो एक ही दूसरे के ऊपर सुतल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। दोनों का वो क्या एक के ऊपर एक है, तो यानी कि जो नीचे वाले बिंदु पे जितने नीचे वाले लाइन पे जितने भी बिंदु है ऊपर वाले लाइन के हर बिंदु को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। इसीलिए इसका क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। इसीलिए जो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा होगा अनेक हल होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे ऑप्शन में अनेक हल ना देके अगर इस प्रकार से ऑप्शन सेट करता कि बताइए संपाती है कि वो समांतर है कि वो प्रतिच्छेदी है कि इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारते? वो संपाती है, एक के ऊपर एक ही है, एक के ऊपर एक है। ठीक ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे कौन सा हल है? तो वो अनेक हल है, तो इसीलिए बी नंबर का ऑप्शन आपको कर जाएगा। अब बाय द वे अगर ये मान लीजिए इस प्रकार से होता है a1/a2, ठीक ना, बराबर नहीं b1/b2 और इस तरह करके रहता। ठीक ना। पहले अगर ये दोनों बराबर नहीं होता, माने इसका मान अगर मान लीजिए इसका मान अगर 3 है और ये जो अनुपात है इसका मान 4 होता, तो जाहिर सी बात है 3 और 4 तो कभी बराबर होता नहीं, यानी कि ये तो बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं तो इसकी तो बात ही नहीं करना है, बस इतने दूर तक जाना है हमको। तो जब इस प्रकार का फॉर्मेट आता है दोस्तों तो वो प्रतिच्छेदी लाइन होती है। प्रतिच्छेदी मतलब ये जो आपका बना था यहाँ पे मान लीजिए कि एक लाइन आपका इस प्रकार से गया तो जो दूसरा वाला इक्वेशन होगा उसका लाइन कुछ इस प्रकार से कहीं एक जगह पे उसको क्या करेगी? काटेगी, और वो जो एक जगह पे काटेगी वही उसका सॉल्यूशन होगा और उसका क्या एक ही वो हल निकलेगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता था, सिर्फ आपको इस तरह करके ऑप्शन दे देगा, बोलेगा यही वाला क्वेश्चन रहता और सिर्फ लिख देता ये वाला, तो बताइए उसके क्या हल होता। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाता तो ऑप्शन में से आपको लिख देता कि अद्वितीय हल होंगे, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही हल होता। अगर यही अगर बाय द वे कि ये बराबर तो था, ये तो बराबर था, लेकिन ये क्या होता है? c1/c2 ये बराबर नहीं होता, तब इस प्रकार का अगर ये प्रश्न हो रहा था तो आप लोग क्या लिखते हैं कि ये क्या होता है? समांतर होता है। यानी कि एक लाइन अगर आपका इस प्रकार से गया, माने ये वाला जो आपका इक्वेशन है इसका अगर मान लीजिए लाइन इस प्रकार से है तो इसका जो लाइन होगा माने ये वाला दूसरा इक्वेशन का वो एकदम सेम इसके समांतर होगा। समांतर बोले तो एकदम यहाँ का हाइट और यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, हर जगह का डिस्टेंस समान होता, पैरेलल होता। अब भाई जब वो लाइन पैरेलल है, कटेगी कहीं नहीं, तो उसका शून्यक कैसे निकलेगा? यानी कि उसका एक भी शून्यक नहीं होगा। तो अगर ये वाला क्वेश्चन अगर ये वाला दिया होता, अगर इस प्रकार का यहाँ पे कर देता तो उसका सही आंसर कौन वाला हो जाता दोस्तों? कोई हल नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? कोई भी हल उसका नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी आपस में कटती ही नहीं। तो इसीलिए ये वाला आपको तीनों मैंने सब फॉर्मेट समझा दिया। एक क्या कि ये वाला क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता, तो वो क्या होता है दोस्तों? वो सिर्फ एक हल देता है। अगर मान लीजिए तीनों बराबर है तो वो क्या होता है? संपाती होता है, यानी कि अनेक हल देता है। अगर मान लीजिए सिर्फ लास्ट वाला ये बराबर नहीं होता तो वो क्या होता है दोस्तों? वो क्या होता है कि वो पैरेलल होता है, जो कि कोई हल नहीं देता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 8 तो हो गया, 9 नंबर प्रश्न पाते हैं। समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - 2 + y = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं। अब दोस्तों यही वाला क्वेश्चन है, बस पहले क्या था? जनरल फॉर्म में दिया हुआ था, अब इनका कुछ वैल्यू दे दिया गया है। ठीक ना। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्विक सॉल्व करते हैं। ठीक ना। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाए। ठीक ना। तो सबसे पहला जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए क्या है? सो
ए एक्स नहीं है, आपका इक्वेशन है 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 दिया है। कुछ नहीं, सबसे पहले आप लोग A1 A2, अगर पहले आपको समझ में ये वाला नहीं आया है ना, तो अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सही बता रही है वाला देख के, ठीक ना। अब आपको ऐसे A, B और C का मान निकाल लेना है। इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए, ठीक ना। तो इसमें से जितना भी ए निकलेगा उसको A1 मानिए, यहाँ से जो B निकलेगा B1 मानिए, C जो निकलेगा उसको C1 मानिए, इससे A2 मानिए, इससे B2, इससे C2। तो यहाँ से A कौन वाला निकलता है दोस्तों? A तो जो पहले वाला जो होता है तो वही वाला A होगा, ठीक ना। तो इसका जो कोफिशिएंट यहाँ पे A है, A क्या है दोस्तों? यहाँ पे 6 है, यानी A का वैल्यू यहाँ पे 6 है, A1 का वैल्यू 6 है। यहाँ पे देखिए B क्या है दोस्तों? B1 देखिए यहाँ पे 2 है, 2 नहीं, यहाँ पे माइनस आ गया इसलिए -2। B बराबर B1 क्या है? -2 है। उसी तरह C क्या है दोस्तों? C यहाँ पे देखिए +9 है, इसलिए सिर्फ 9 हो जाएगा, C आपका 9 है। उसी तरह इस इक्वेशन में देखिए आपका A जो है 3 है, आपका B जो है वो देखिए माइनस y है, y के आगे तो आप लोग 1 लिख सकते हो, इसीलिए क्या हो जाएगा b का वैल्यू -1 है। उसके बाद c का वैल्यू दोस्तों आपका क्या 12 है। इस तरह देखिए आपका दिया हुआ है। आप कुछ नहीं, इस तरह करके आप लोग तुलना कीजिए, ठीक ना। सबसे पहले क्या कीजिए, सबका आपस में क्या कीजिए, आप लोग अनुपात निकालिए, यानी कि A1 का A2 से, सबको 2 मान लीजिए, 2 से, और B1 का B2 से, C1 का C2। सबसे पहले A1 का A2 से निकालिए, A1 का A2 से निकालिए। तो A1 का A2 से जब आप लोग निकालेगा ना दोस्तों, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, देखिए A1 का जब आप लोग A2 से निकालिएगा तो आपका जो निकलेगा, देखिए A1 जो है आपका वो है 6 और A2 है आपका 3, यानी कि 6/3, तो ये 3 निकलेगा। उस तरह देखिए आपका B1 बाय B2 निकालिए। B1 बाय B2 जब निकालेगा तो देखिए क्या जो B1 आपका क्या -2 है और B2 क्या -1 है, तो क्या हो जाएगा -2 बटे -1, तो माइनस माइनस कटा तो ये भी 2 निकल गया, ठीक ना। ये 2 यहाँ पे 2 होगा, ठीक ना, 3 × 2 2 होगा। तो A1 बाय A2 2 निकलेगा, B1 बाय B2 भी क्या निकलेगा, आपको 2 निकलेगा। उसे देखिए C1 बाय C2 निकालिए। तो C1 बाय C2 जो निकलेगा दोस्तों, देखिए C क्या 9 है और C2 क्या आपका 12 है, यानी कि 9/12। तो इसको 3 से काटिए, 3 3 3 4 12, 3/4 निकलेगा। तो आप देखिए दोस्तों A1 बाई A2 का जो मान है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें, ठीक ना। A1 बाई, इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ, ठीक ना। A1 बाई A2 जो है आपका A1 बाई A2 जो है, ठीक ना। A1 बाई A2 का जो आपका वैल्यू आया दोस्तों वो है 2। B1 बाई B2 जो आपका वैल्यू आया वो आपका आया 2, लेकिन C1 बाई C2 का वैल्यू आया 3/4। अब देखिए A1 बाई A2 आपस में बराबर, यानी कि ये बराबर है। B1 बाई B2 और C1 बाई C2 ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए भी बराबर नहीं है। और जब लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो दोस्तों वो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जब लास्ट वाला जब बराबर नहीं होता तो वो क्या होता है, रेखा समांतर होती है, यानी कि वो कभी भी आपस में कटती नहीं है, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका जो ये जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ था, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समांतर दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समांतर रेखा है। अगर यही वाला समांतर छोड़ के अगर दे देता कि कोई हल नहीं है तो भी वो आपका करेक्ट हो जाता, तो ये बी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं। समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। तो इसको आप लोग दो तरीके से, कई तरीके से बना सकते हो। आप लोगों ने कई विधि पर, विलोपन विधि और भी ना जाने कितने तरह की विधि चढ़ा इधर उधर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मैं आपको इसको सिंपल में शॉर्ट करके मैं बता देता हूँ सॉल्व करना, ठीक ना। देखिए फिर भी मैं दो तरीका बताऊंगा आपको। पहला इक्वेशन दिया है x + y = 6 दिया हुआ है आपको। दूसरा जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों मेरा, देखिएगा x - y = 2 दिया हुआ है। ये आपको दो इक्वेशन आपको यहाँ पे दे दी हुई है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो इनको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग इसको दो फॉर्मेट में सॉल्व कीजिएगा। या तो फिर इसको इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 मान दीजिए, और इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। और ऐड करने का नियम क्या होता है, ऊपर वाले को लिखिए x + y = 6 लिखिए। उसी तरह नीचे वाले को लिखिए क्या है, x - y = 2। कौन वाला, मैं ऊपर वाला नीचे वाला बोल रहा हूँ, इसको मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ, इसको नीचे वाला बोल रहा हूँ, ठीक ना। ऊपर वाला नीचे वाला को लिखिए और प्लस करना है आपको। तो चूंकि क्या करना होगा, नीचे वाला को देखिए, नीचे वाला इक्वेशन में यहाँ पे x प्लस में, तो यहाँ नीचे माइनस लिखिए, ठीक ना। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ प्लस है तो इसलिए माइनस लिखिए। अब जो है ये x को यहाँ प्लस था तो अब ये माइनस बन गया, यानी -x बन गया। ये y जो था ये माइनस में था तो अब ये +y बन गया, जोड़ने का नियम है, ठीक ना। और ये 2 जो था ये प्लस में था तो ये माइनस में बन गया। अब देखिए ये -x और +x ये तो कट गया, ठीक। उसी तरह देखिए +y और +y यानी कि 2y, ठीक ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और 6। -2 में अगर 6 गया या फिर 6 में -2 गया तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों, ये आपका 4 बचेगा।
तो यानी कि यहाँ से अगर y को आप लोग क्या कीजिएगा, y का वैल्यू आप लोग y के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 4/2 हो जाएगा। यानी कि y का वैल्यू जो आपका निकलेगा, y का वैल्यू वो y इक्वल टू आपका 2 निकल कर आ जाएगा, y का वैल्यू आपका 2 निकल गया, ठीक ना। अब y का वैल्यू आप इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए मैं 1 में पुट करता हूं। तो y का वैल्यू जब आप लोग 2 पुट कीजिएगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 6 होगा। इस इक्वेशन में जब पुट कीजिएगा तो 2 को उधर भेजिए तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा, x इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका 4x निकला 4 और y निकला 2। अगर चलिए मैं इसमें इस y का वैल्यू मैं इसमें पुट करके देखता हूं तो देखिएगा वही आएगा। y का वैल्यू 2 है तो यहाँ -2 का -2 हो जाएगा तो +2 2 2 4 हो जाएगा, यानी x का में जो आएगा 4 आ जाएगा। तो दोनों में से किसी एक में पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है x जो आपका 4 है, y आपका 2 है, और आपको पता है हमेशा हम लोग x को पहले लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, ठीक ना। तो x का क्या है 4 है और आपका y क्या है 2 है, तो आपको 4 और 2 जहां देखने को मिलेगा उसको आप लोग करेक्ट मान लीजिए। तो आपको देख सकते हो डी नंबर में ऑप्शन में आपको करेक्ट मिल रहा होगा, ठीक ना। चलिए आप इसको दूसरा मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड तो आपका ये हो गया, ठीक ना। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए किस तरह से, आप लोग कोई एक इक्वेशन को उठाइए, x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखिए, इसमें से कोई एक का वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x का चाहे y का। चलिए मैं x का निकाल लेता हूं। तो x इक्वल टू वाई को उधर भेज दीजिए 6 माइनस वाई। अगर मैं y का वैल्यू निकालता तो y रखता और x को उधर भेज देता तो 6 माइनस x हो जाता, ठीक ना। तो मैं फिलहाल x को निकाला। अब ये जो x का वैल्यू निकला उसको आप लोग क्या कीजिए, आप लोग चूंकि इक्वेशन 1 से निकाला तो इक्वेशन 2 में क्या कीजिए, इसमें x का वैल्यू पुट कर लीजिए। मतलब कहने का ये है जिस भी इक्वेशन को सबसे पहले आप लोगों ने चॉइस किया कोई एक चीज निकालने के लिए, यानी x या y निकालने कीजिए, उसको छोड़ने के बाद जो इक्वेशन बचेगा उसमें क्या कीजिएगा, जो निकला उसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x, ये जो अब इक्वेशन 1 से निकाले थे तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू पुट कर दे तो x का वैल्यू है 6 माइनस वाई, उसके बाद माइनस उसके बाद y है इक्वल टू 2 है। तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 को उधर भेज दीजिए तो माइनस में जाएगा, यानी कि हो जाएगा -2y इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस गया तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो y देखिए दोस्तों आपका 2 आ गया है, और आप क्या कीजिए, y जब 2 आ गया है तो आप लोग क्या कीजिए, इसमें क्या कीजिए वो 2y का मान पुट कर दीजिए। चाहे आप लोग इक्वेशन कोई एक इक्वेशन पुट कीजिए, जहां भी पुट कर दीजिएगा आपका मान y का आ जाएगा, ठीक ना। तो मैं चलिए यहाँ पे y का मान पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इजी पड़ेगा, ठीक ना। क्योंकि x देखिए आगे से एक साइड किया हुआ है, अगर आप लोग इधर मान लीजिए y का मान पुट कीजिएगा तो आपको इधर उधर भेजा भेजी करना पड़ेगा, पर इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्टली इसमें पुट कर दीजिए। y का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए 2, तो 6 में अगर 4 गया तो क्या बचेगा, मतलब 6 में 2 गया 4 बचेगा, तो यानी कि x का वैल्यू 4 आ गया। सेम चीज आया, तो आप लोग इस तरह करके भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि समझ आ गया आपको। चलिए हम लोग आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो मेरा जो आगे का जो प्रश्न है देखिएगा, 11 नंबर निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्व करके डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। मतलब क्या है देखिए कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शंस को देखिए, चारों ऑप्शंस को देखिए, और जो वाला आपको द्विघात माने जिसका पावर में 2 बच जा रहा है वही आपको द्विघात बहुपद होता है। अगर त्रिघात के लिए पूछता तो जिसका पावर में 3 बच गया वो त्रिघात के लिए होता है। 4 घात के लिए पूछता तो जिसका घात में 4 आ गया वही आपका 4 घात वाला सही आंसर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसको x को 3 के साथ तो माइनस 3x हो जाता है इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7 होता है। तो दोस्तों देखिए ये एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव में तो कट जाएगा, नहीं समझ में आया तो देखिए एक्स स्क्वायर को उधर भेजिए तो यहाँ बचेगा माइनस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर तो आपस में कटा, तो वही मैंने डायरेक्टली यहाँ से काट दिया। जब भी बराबर के दोनों तरफ पॉजिटिव में हो तो आप लोग डायरेक्ट उसको काट सकते हो, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं, पावर में तो 2 बचा ही नहीं, तो यानी कि ये 1 नंबर वाला ऑप्शन तो द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। उसी तरह दोस्तों आप लोग देख लीजिए बी नंबर में जो है आपका, देखिए बी नंबर में क्या है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x है। जब इसको होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बचेगा, ठीक ना, 2x, ठीक ना, 2x इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर या दोनों पॉजिटिव में तो कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। उसी तरह तो देखिए सी नंबर का, देखिए सी नंबर वाला स्क्वायर में तोड़िए, ठीक ना। सी नंबर वाला देखिए क्वेश्चन में क्या है,
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3 आ गया। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम थोड़ी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2 क्या है यहाँ पे a क्या है x है, इसलिए 2x हो जाएगा। यहाँ आपको समझ में आया मैंने कैसे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नहीं, आपको जो ये जो फॉर्मूला मैंने क्या किया इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ा है। आप लोग जनरली क्या करते हो a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b प्लस b स्क्वायर लिखते हो, पर मैंने b स्क्वायर को पहले लिखा और कुछ नहीं किया हुआ, ठीक ना। उस तरह यहाँ पे क्या लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मैंने थोड़ा इक्वल टू ये जो है यहाँ पे इसको थोड़ी क्या हो जाएगा 2x-6 हो जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका बच जा रहा है, क्यों? सो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2x इक्वल टू 2x बचा है, वहाँ पे 2x कटेगा, फिर भी आपका देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे आपका क्या लेंगे सी नंबर में एक्स स्क्वायर बच जा रहा है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस तरह डी नंबर का देखिए एक्स स्क्वायर है और उधर क्या है x-2 का होल स्क्वायर है। जब x-2 का होल स्क्वायर तोड़ेगा तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पता है पॉजिटिव में रहेगा और इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, दोनों आपस में कट जाएगा। तो बाय द वे मतलब लास्ट में क्या बचा, सी नंबर का ये ऑप्शन बचा, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगर बाय द वे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है तो आप लोग वो देख लीजिएगा। फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस वही चीज आपको सिखाना है, बाकी एग्जाम में आप लोग फोड़ दोगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस x-1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। ए नंबर का वास्तविक तथा असमान वास्तविक तथा समान, सी नंबर में देखिए समान वास्तविक नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए दोस्तों थोड़ा हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग आप लोग क्या लगाइएगा सो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करने के लिए आपको विविध कर निकालना पड़ता है। विविध कर आप जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग बड़ा डी से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो 12 नंबर का जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, 12 नंबर का जो प्रश्न है उसके लिए हमको क्या है, एक समीकरण दिया हुआ है, वो समीकरण है आपका देखिए द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस x-1 दिया हुआ, ठीक ना, इक्वल टू 0। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, तभी आपको मूलों की प्रकृति प्राप्त होगी। तो डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक ना। तो यानी कि आपको जाहिर सी बात है यहाँ से आपको बी चाहिए, ए और सी चाहिए, ए बी ए सी तो आपको निकालना ही गया होगा। तो यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे सी होता है। तो यहाँ पे जैसे क्या समझ में नहीं आया तो देखिए मैं लिख देता हूँ इसका जनरल फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब आप लोग यहाँ से ए बी सी निकाल लीजिए, इसको क्या कीजिए कंपेयर कीजिए नीचे वाले इक्वेशन से, यानी इस इक्वेशन से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे एक्स है, सी की जगह पे 1 है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ इस इक्वेशन को देखिए उसके साथ ए है, तो इसके साथ भी एक्स स्क्वायर के साथ ए होगा। और यहाँ पे ए चूंकि 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग ए लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। उस तरह देखिए बी के साथ भी यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, उस तरह सी तो सी ही है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से ए का वैल्यू 1 निकला, बी का वैल्यू 1 निकला, सी का वैल्यू जो निकला दोस्तों यहाँ पे -1 निकला, क्योंकि ये माइनस आ गया इसलिए -1। ए का वैल्यू 1 निकला, बी का वैल्यू आपको 1 निकला, सी का वैल्यू आपका -1 निकला। बाकी आपको समझने में कहीं भी दिक्कत होगी डायरेक्ट टाइप कीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर इस, बस खाली क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, मैं उसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट में अलग से वीडियो ले लूंगा, ठीक ना। A1 ए बी और सी निकल गया आपको, ठीक ना। बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो डी निकल गया। डी में देखिए बी का जो स्क्वायर है बी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -4 का 4 इंटू ए जो है ए का 1 इंटू सी वैल्यू -1 यानी माइनस का 1, तो -1 इधर आ जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए 1 माइनस देखिए यहाँ भी माइनस या माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा, यानी कि +4 हो जाएगा, क्योंकि 1 है 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ, कोई फायदा नहीं है, 4 ही रहेगा। तो जो डी का वैल्यू आया दोस्तों, डी इक्वल टू आपका आएगा 5 आ गया। आप दोस्तों यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट आपका निकल जाए, आपका डी निकल जाए, तो आपको डी निकालने के बाद आपको क्या करना है कि मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको इसको 0 से कंपेयर करना पड़ता है, यानी डी का वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ा या फिर 0 से छोटा है। समझिएगा कि डी का वैल्यू जब 0 से बराबर होता है तो जो मूल्य होता है वो वास्तविक होता है, लिख लीजिएगा वास्तविक और तथा 2 देखिए द्विघात बहुपद इसलिए 2 मूल लिख लेगा, तो जब भी बराबर होगा तो वो वास्तविक होगा और दोनों समान निकलेगा, ठीक ना, वास्तविक तथा समान हो जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए डी का वैल्यू जो है वो बड़ा है क्या 0 से, यानी कि मान लीजिए पॉजिटिव की हो रहे वो 1 2 3 4 इस तरह करके है, तो जो उसका वैल्यू निकलेगा, वो जो उसका वैल्यू आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, वो वास्तविक आएगा और 2 भिन्न मूल लिख लेंगे। द्विघात बहुपद इसलिए 2 मूल लिख लेंगे, और जो दोनों मूल लिख लेंगे वो दोनों आपस में, यदि मान लीजिए एक 3 निकला तो दूसरा 4 निकलेगा, जरूरी नहीं 4 निकले, बस दोनों अलग होगा, सेम नहीं होगा। जैसे 3 एक 3 निकला तो दूसरा कुछ
कुछ निकलेगा, 3 नहीं निकलेगा जब वो डी से मैंने 0 से बड़ा होता है डी, ठीक ना। लेकिन जब 0 के बराबर होगा तो जो दो मूल निकलेगा दोनों समान होगा। मान लीजिए 3 निकला तो दोनों 3 निकलेगा, ठीक। उस तरह मान लीजिए डी का वैल्यू अगर 0 है, 0 से छोटा है यानी कि माइनस की ओर, जैसे -1 -2 -3 इस तरह करके है, तो वो क्या हो जाएगा, वो काल्पनिक होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ना। ये इतना ही दूर तक फिलहाल आपको जानना है। तो दोस्तों देखिए ये डी का वैल्यू 5 है, जो कि 5 के 0 से बड़ा, यानी कि ये वाला जो आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। और जब 5 से बड़ा होता है दोस्तों तो वो वास्तविक तो होता है और 2 भिन्न मूल होता है। तो 2 भिन्न मूल होगा और या फिर वास्तविक होगा। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी नंबर में ए नंबर में वास्तविक तथा क्या है, असमान। क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक तथा असमान, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न पर आते हैं। देखिए a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, बस यही क्वेश्चन है दोस्तों, यही वाला जो है 12 नंबर क्वेश्चन। 2 भिन्न मूल कब होगा, जब d का वैल्यू आपका क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक ना। तो 0 से बड़ा कब होगा, और हम लोग d को क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, d बराबर लिख सकते हैं b² - 4ac, यानी कि जो b² - 4ac है आपका, b² - 4ac जो है आपका, ये क्या d है। और b² - 4ac को हम लोग जब हम लोग का वैल्यू जब 0 से बड़ा आएगा, यानी कि d² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आपका आ गया, तो इसका जो आपका मूल की प्रकृति होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आपका भिन्न होगा और वास्तविक होगा, ठीक ना। तो ये जो आपको देखिए ऑप्शन नंबर आपको b², देखिए b² - 4ac इक्वल टू 0, सी नंबर में आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि 13 नंबर का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न पे है द्विघात समीकरण x² - x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर क्या है। बस आपको डी निकालना है, सेम फॉर्मेट, डी निकालना आपको आ ही गया होगा, ये सब तो आपको पता ही होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, तो आपको d निकालना है। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक ना। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट किसका निकालना है, आपको एक समीकरण दिया है बहुपद x² - x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें से a निकालिए। a आपका क्या है, 1 है, a इक्वल टू 1 है। b आपका क्या है, देखिए -x है, इसलिए x की जगह पे x के साथ हम लोग 1 लिख सकते हैं, और माइनस में इसलिए क्या हो जाएगा आपका b क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बाकी अगर ये आपको निकालने में दिक्कत हो रही है तो लिखिएगा सर दिक्कत हो रही है, आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा सर ABC फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सी जो वैल्यू हो जाएगा आपका, सी का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं देखिए फिर से मैं थोड़ा सा बता दें। ax² अगर समझ में आ गया तो स्किप कर लीजिए, ठीक ना। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात, हर द्विघात समीकरण का ये जनरल फॉर्म होता है। देखिए जो आपका x² है, इसी से तो आपको पता चलता है ना कि ये द्विघात समीकरण है, और इसके साथ x हमेशा मल्टीप्लाई रहता है, याद रखिएगा, ठीक ना। जो द्विघात समीकरण का सिंबल होता है, सिंबल किसको मानते हैं दोस्तों, इसको मानते हैं x² को, द्विघात समीकरण का। त्रिघात समीकरण का जो 3 घात रहेगा उसको हम लोग सिंबल मानते हैं। 4 घात वाले समीकरण का जो 4 घात होता है उसको हम लोग उस समीकरण का सिंबल मानते हैं, क्योंकि उसी को देख के फाइंड करते हैं कि ये कौन सा समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है, इसको देख के पता चला, तो इसके आगे जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग a मानते हैं, ठीक ना। उसके बाद x के साथ उसके बाद वाला जो होता है, देखिए ये x² में पावर है तो ये 1 में पावर है, तो इसके साथ जो होता है दोस्तों, ये जब 1 वाला पावर वाला जो होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग b मानते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 यानी गिनती का कोई वैल्यू होता है उसको हम लोग c मानते हैं, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पावर के साथ देखिए यहाँ ये जो समीकरण दिया हुआ है, इसमें से पावर किसके पास है, इसके पास, इसी से तो पता चल रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। तो जाहिर सी बात है इसके आगे a होगा, और इसके आगे तो कोई संख्या है नहीं, कोई तो इसका कोफिशिएंट है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक ना। इसलिए a का वैल्यू 1 है। उस तरह देखिए यहाँ पे क्या है, इसका पावर 1 है, तो पावर 1 वाला का क्या होता है कि दोस्तों द्विघात समीकरण में वो क्या होता है दोस्तों, वो b होता है। ये द्विघात समीकरण के लिए बता रहा हूँ, त्रिघात के लिए नहीं, आपको द्विघाती एग्जाम में आएगा, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण में जो स्क्वायर वाला होता है उसके आगे a होता है, जो सिंगल घात वाला होता है उसके आगे b होता है। तो इसके b क्या है दोस्तों, -1, इसलिए b क्या हो जाएगा, -1। c आपका देखिए c का कांस्टेंट होता है, इसलिए c क्या है, 3 है, ठीक ना। और पॉजिटिव में इसलिए पॉजिटिव 3, नेगेटिव होता है तो -3 लिखते हैं, ठीक ना। चलिए वीडियो स्पीड हो रहा है तो स्लो कर लीजिए, ठीक ना। देखिए d बराबर आपको क्या करना है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। d क्या -1 है, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो दोस्तों 1 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट 1 लिखता हूं, तो इसलिए 1
4 AC होता है, 4 इंटू ए का वैल्यू दोस्तों 1 इंटू सी का वैल्यू 3 है। चलिए इसको निकालते हैं। डी बराबर दोस्तों 1 माइनस 4 3 12, तो यानी कि डी बराबर क्या निकला दोस्तों -11। तो डी का जो आपका विविधकर निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट जो निकला आपका वो -11। देखिए डी नंबर का ऑप्शन में आपको शो कर रहा होगा। चलिए हम लोग 15 में प्रश्न पढ़ते हैं। प्रथम पद ए एवं सारा अंतर डी वाले एपी का nवां पद निम्न में से चुने। आपको ये एपी का प्रश्न आ गया दोस्तों, इसको सॉल्व करते देखिए। आपको क्वेश्चंस में है दोस्तों प्रथम पद ए एवं सार्वंतर। अरे दोस्तों ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार। देखो आपको प्रथम पद आपको ए दिया हुआ है, ठीक ना, उसका सारांतर डी दिया हुआ है आपको, उसके बाद आपको दिया हुआ है एनवा पद का एनवा पद होता है। तो आपको पता है एपी का जो एनवा पद होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला है। चलिए तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। एपी आपको दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है आपका, ये जो कुछ एपी आपको दिया हुआ है, देखिए एपी क्या है जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको दिया हुआ है वो है 10 7 4 और इस तरह करके बढ़ता गया, ठीक ना, आपको दिया हुआ है। इसका आपको 30वां पद आपको फाइंड करना है, ठीक ना। तो कैसे निकालेगा 30वां पद, यानी कोई भी nवां पद है आपका, तो 30वां पद ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना आना चाहिए। देखिए आपको जाहिर सी बात है कि 30वां पद ज्ञात करना, इसलिए ए एन का फॉर्मूला लेगा। अब ए एन में आपको ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए और ये आपको ए एन और डी चाहिए, ठीक ना। तो आप ए एन और डी आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो देखिएगा जो आपको एपी दिया होता है उसका जो सबसे पहला संख्या उसको हम लोग ए मानते हैं, दूसरी संख्या को ए1 मानते हैं, ए1 मानिए फिर ए2 मानिए। चलिए मैं ए2 मान लेता हूँ, ठीक ना। तीसरा संख्या को हम लोग ए3 मानते हैं, इस तरह करके हम लोग मानते हैं, ठीक ना। और हम लोग को ए चाहिए, तो ए आपको दिया हुआ है 10, ए आपको 10 दिया हुआ है। आपको डी चाहिए, तो डी का वैल्यू आप लोग कैसे निकलते हो, डी मतलब सारांतर, यानी कि दो पद के बीच में कितने का डिस्टेंस है, ठीक ना। तो वो आपको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बाद वाले को पहले वाले से घटाना पड़ता है। जैसे कि 10 और 7 है तो 7 बाद में आता है, तो 7 में से आपको 10 को घटाना पड़ेगा, ठीक ना। उस तरह जैसे मान लीजिए कि 7 और 4 में से आपको पिक करना है। आप लोग ना एपी का मान लीजिए बहुत बड़ा एपी है, तो आप लोग कोई भी बीच वाला दो संख्या उठाइए, बस वो एपी में होना चाहिए, और उसमें से जो बाद वाला पद है उसमें से पहले वाले पद को घटा दीजिए। यानी कि आप लोग ए2 माइनस ए1 कीजिएगा। अगर मान लीजिए ए2 माइनस ए1 करते हैं, या फिर मान लीजिए आप लोग कोई बीच वाला पद है, मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि मान लीजिए आप 4वां वाला पद उठा रहे हैं, तो क्या लिखिएगा ए4 माइनस, आपको क्या करना पड़ेगा ए4 माइनस ए3 करना पड़ेगा, ए4 माइनस ए3 करना पड़ेगा। मैंने समझ में आ रहा है ना, बाद वाला फिर पहले वाला, ठीक ना। तो उस तरह आपको करना है। तो यहाँ से हमको ज्यादा नहीं 3 को संख्या दिया हुआ है, तो 3 को संख्या में से आपको डी निकालना है, तो बाद वाला हम पहले वाला, तो ए2 माइनस ए1 निकालना। ए2 आपका क्या 7 है -10, तो 7 माइनस 10 किया तो -3 निकला, यानी कि जो आपका डी निकला दोस्तों, वो जो आपका डी निकला वो -3 निकला। अब देखिए दोस्तों आपको एन फाइंड करना है, और आपको यहाँ एन बच गया। आप एन कैसे निकालेंगे देखिएगा, 30वां पद यानी 30वां नंबर में कौन सा होगा, यानी कि एन 30 है। तो यहाँ पे एन क्या है दोस्तों, एन भी एन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 30 है। तो आपको देखिए ए 10 है, एन 30 है, डी -3 है, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, देखिए आपको एन निकल जाएगा। और एन 30 है यानी कि ए 30 इक्वल टू आपका ए जो है दोस्तों, ए क्या है दोस्तों, देखिए 10 है प्लस एन आपका दोस्तों 30 है, 30 माइनस 1 इंटू डी दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, डी देखिए आपका -3 है, यानी -3। सॉल्व कीजिए, ए का ए क्या है 10 प्लस यहाँ 29 हो जाएगा, अब इंटू आपका हो जाएगा -3, ठीक ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैं डायरेक्ट आंसर आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक ना। क्या आपका आएगा -77 -77, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका सही ए 30 का वैल्यू आ जाएगा, तो -77 इसका सही आंसर हो जाएगा। उस तरह देखिए, उस तरह जो आपका 17 नंबर का हो गया प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न देखिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। याद रखिएगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समांतर नहीं, समानुपाती, ठीक ना, समानुपाती होती है, याद रखिएगा, ठीक ना। समानुपाती बराबर भी नहीं होता, लंबी नहीं होता, समानुपाती याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। दोस्तों इस टाइप का प्रश्नों को आपको सॉल्व करने के लिए आपको एक परिमेय दिया होता है, उस परिमेय को आपको याद करना है, ठीक ना। देखिए मैं आपको नोट्स में वैसे तो मिल जाएगा, फिलहाल मैं आपको एक परिमेय समझाया था, ठीक ना। इस टाइप का जब भी प्रश्न होगा जिसमें ऐसा आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा होगा और कोई दो भुजाओं का मतलब दो त्रिभुजों का उसमें से भुजाओं का अनुपात दिया होता है, तो देखिए परिमेय क्या कहता है। आपके पास दो समरूप त्रिभुज है, ठीक ना। समरूप त्रिभुज मतलब क्या होता है कि यूं समझ लीजिए कि आपके पास कोई एक बड़ा चित्र है, उसको आप लोग छोटा करते जाओगे तो दूसरा नंबर का जो चित्र है उस पर आके फिट बैठ जाएगा, ठीक ना। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको छोटा करते जाए तो एक टाइम ऐसा है कि इस पर एकदम फिट बैठ जाएगा, ठीक ना। एक थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा, तो उसी को समरूप कहते हैं, ठीक ना।
चलिए सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम में सब चीज बराबर होता है, एरिया, भुजा, एंगल तेंगल सब बराबर होता है, पर ये समरूप है, बराबर नहीं होता है। एक बड़ा भाई तो एक छोटा भाई, लेकिन दोनों एकदम हुबहू टट्टू एक जैसा है। अगर बड़ा भाई को छोटा कीजिएगा तो छोटा भाई ऐसा दिखने लगेगा, ठीक ना। तो देखिए इसको मान लीजिए आप लोग त्रिभुज ए मान लीजिए बड़ा है, इसको त्रिभुज बड़ा बी मान लीजिए, ठीक ना। इस साइड को आप लोग ये भुजा को ए मान लीजिए, इस भुजा को बी मान लीजिए, इस भुजा को सी मान लीजिए, इस भुजा को ए, इस भुजा को बी, इस भुजा को सी। थ्योरम क्या कहता है परे में कि एरिया जो है आपका त्रिभुज बड़ा वाला, इस वाला त्रिभुज का, और इस वाला जो त्रिभुज है जो आपका बी वाला त्रिभुज है, इसका जो अनुपात, देखिए मैंने अनुपात ले लिया, बटा मतलब क्या अनुपात ले लिया, ये जो बराबर होता है इसके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक ना। तो देखिए भुजाओं के अनुपात यानी कि ये वाला भुजा संगत भुजा कौन है, ए बी बी सी सी, तो हम लोग ए बटे ए करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये इसके बराबर होता है। उसी तरह बी बटे बी का स्क्वायर करेंगे वो बराबर होगा, उसी तरह सी बटे सी का स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर होगा। तो ये आपका थ्योरम होता है दोस्तों कि एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज भी बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग बराबर होता है, ठीक ना। तो ये थ्योरम है। और चूंकि आपको क्या किया गया, देखिए सब आपस में बराबर चिन्ह से यहाँ पे डिनोट किया गया है, तो आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा नहीं, यहाँ से इतना दूर को पिक कीजिए, ठीक ना। यहाँ से एक भुजा पिक कीजिए और क्वेश्चंस में आपको क्या क्या है कि एक भुजा का अनुपात का स्क्वायर आपको दे दिया गया है, और वो क्या दिया है दोस्तों, देखिएगा दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है, यानी कि 4/9 दिया हुआ है। और ये किसके बराबर होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू थ्योरम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी, ठीक ना। तो बस इसको आप लोग इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से आप लोग फॉर्मूला निकल जाएगा। बस एक चीज गलती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग अनुपात में दिया हुआ है, इसका सिर्फ अनुपात दिया हुआ है, लेकिन अनुपात का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। अनुपात का स्क्वायर होता है इसके बराबर होता है थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4 का अलग से स्क्वायर कीजिए, 9 का अलग से स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ये क्या हो जाएगा 16:81 आ जाएगा, यानी कि 16:81 आ जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि सिंपल सी चीज आप लोग समझ सकते हो कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा आपको जिसमें से आपको भुजाओं का अनुपात दिया होगा, और अगर आपको दिया, अगर कहे नहीं कि ये भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात है, अगर स्क्वायर का अनुपात होगा तो डायरेक्टली वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात 4:9 होता ना, तो डायरेक्ट आंसर 4:9 लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली अगर आंसर आपको लिखना और इस टाइप का प्रश्न दे देगा कि आपको भुजा का स्क्वायर दिया, अनुपात दिया हुआ है, भुजा का अनुपात दिया हुआ, आपको एरिया का अनुपात पूछ रहे तो डायरेक्ट उसको क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि थ्योरम तो वही बोल रहा है भाई। तो इसलिए डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, 81 क्या हो जाएगा 16:81, डी नंबर का ऑप्शन होगा। देखिए करेक्ट हो गया। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर आते हैं। त्रिभुज एबीसी में AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर तथा BC = 6 सेंटीमीटर हो तो कौन भी याद कीजिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बेसिकली सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ही आता है, रियल एग्जाम में मतलब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। क्यों समय बताता हूँ, क्योंकि ये सब बच्चा का दिमाग चेक करने के लिए क्वेश्चन होता है, ठीक ना। आपको एक त्रिभुज दे दिया है, अब भाई त्रिभुज का दे दिया है, त्रिभुज की कुछ भुजाएं दी हुई है, अब आपको एक एंगल पूछ लिया है। अब भाई कोई भी कितनों भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ठीक ना, जब तक त्रिभुज का टाइप पता नहीं हो, ठीक ना, टाइप पता नहीं हो, भुजा पता नहीं हो, और थोड़ा मोड़ा और भी जानकारी होती है, अगर वो चीज़ नहीं पता हो तब तो वो बता ही नहीं सकता कितना एंगल है, ठीक ना। कोई मान लीजिए आपको एक रैंडम त्रिभुज दे दें, एक त्रिभुज दे दे, वो बोले ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 13 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा मान लो 3 सेंटीमीटर, ये वाला कौन निकाल के देगा, कौन निकाल के दिखा देगा मुझे बताओ, तो मैं मान लेता हूँ। जब तक इस त्रिभुज के बारे में नहीं पता कि हाँ भाई ये फालना ढकना त्रिभुज है, इसका ये प्रॉपर्टीज होता है, जब तक आपको नहीं पता तब तक नहीं बता सकते हो। तो एग्जामिनर बुड़बक थोड़ी है यार कि कोई भी एक रैंडम त्रिभुज दे देगा और आपको कोई भी संख्या दे देगा भुजा का और पूछेगा ये वाला कौन निकालो, इस तरह कोई भी नहीं निकाल सकता, समझ में है ना। और आप लोग वहाँ परकाल चाप लगा के नहीं देखोगे इतना डिग्री कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को चेक करने के लिए वो क्या करता है कि वो समकोण त्रिभुज का यूज करता है, बस वो बताना भूल जाता है, नहीं बताता ही नहीं है कि वो समकोण त्रिभुज है। बस आपको माइंड में सोच लेना है कि वो समकोण त्रिभुज है, सोचना ही नहीं है, वो देखना भी है कि वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं। पर अधिकतर केसेस में जब भी जैकबोर्ड इस टाइप का क्वेश्चन सेट किया है वो हमेशा समकोण त्रिभुज ही होता है। तो आप लोग आंख मूंद के नहीं देख के पर फिर भी समकोण त्रिभुज मार सकते हो, ठीक ना। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी यूज करके आपको उसका एंगल निकाल सकते हो। कैसे तो देखिए, हाँ सबसे मैंने मिटाने वाला कहाँ फेंक दिया, यहाँ देखिए। सबसे पहले तो आप लोग एज्यूम कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज होने का मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोई एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा, ये आपको मान के चलना है, ठीक ना।
त्रिभुज क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है क्वेश्चन ABC त्रिभुज है, ठीक ना, जिसमें से आपको कोण भी फाइंड करना है। मान लीजिए इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेता हूँ, ठीक ना। आप बोलेगा सर आपने इसको क्यों नहीं B माना, क्यों नहीं माना है आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा, क्योंकि मुझे देखकर ही पता चल गया, आपको भले पता ना चले पर मुझे देख के पता चल गया कि ये B ही कोण 90 डिग्री होगा, ठीक ना। क्यों सभी देखिए, अगर मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज होता तो जाहिर सी बात है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब एक प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। ये इसका एक प्रॉपर्टीज होता है, अगर इसको सेटिस्फाइड कर गया तो जाहिर सी बात है कि जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको जो मान दिए हुए हैं भुजाओं का, वो आपको दिया हुआ है कि 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, AB जो आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 6√3, डायरेक्ट यहाँ पुट करता हूँ, AB जो आपका मान दिया हुआ है 6√3 दिया हुआ है, चूंकि स्क्वायर इसलिए होल का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर प्लस आपको जो BC आप देखिए क्या दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है, AC का मान आपको दिया हुआ है, ठीक ना। AC का मान आपको जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया, 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो AC आपको यहाँ पे दिया तो 12 है और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर इक्वल टू, ठीक ना। कुछ नहीं, मैं दैट मान पुट कर रहा हूँ, दैट इक्वेशन में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक ना। और BC का जो मान आपको दिया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर से 6 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व कीजिए, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि इक्वेशन तो कहता है कि ये और ये आपस में बराबर है, तो अगर ये और ये आपस में सॉल्व करने के बाद बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 12 का स्क्वायर 144, ठीक, इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर निकालना होता है, तो देखिएगा 6√3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 6 गुना √3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अलग से स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका अलग से स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 36 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36, 18 का 8 हाथ में रहा, 1 3 3 और 1 10, 108, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 108 आ जाएगा। उसी तरह प्लस 6 का स्क्वायर 36, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 144 इक्वल टू मैंने क्या होता है 8 और 6 क्या होता है 14 होता है, 14 इसलिए 14 होगा, इसलिए 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या जाएगा 3 और यहाँ 0 है, 303 और हाथ में 1 था 1 यानी कि 4 हो गया और 1 आ गया। देखिए क्या ये आपस में मैजिक हुआ, बराबर हुआ, हाँ, यानी कि ये समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला को, उसका एक प्रॉपर्टीज को, उसके भुजाओं के जो फॉर्मूला होता है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और इसको मैंने डायग्राम के थ्रू जब दिखाया था तो अब देखिए मैंने इसको B क्यों माना, सो देखिए, ठीक ना। रैंडमली मैंने क्या किया था कि मैंने AC को क्या माना था, AC को मैंने 12 सेंटीमीटर माना था, क्योंकि जो आपको डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक दिया हुआ है 6√3 दिया हुआ है, एक आपको 12 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है समकोण त्रिभुज होता तो सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती, तो सबसे बड़ा तो यहाँ 12 है, इसीलिए मैंने इसको 12 माना, इसको मैंने 12 माना। और 12 आपको क्या दिया हुआ है, 12 आपको दिया हुआ है AC का मान आपको 12 दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको A और इसको C मान लिया, ठीक। अब जाहिर सी बात है ये B बचा। अब भाई कर्ण का B का मान पूछा है और कर्ण के सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए B का वैल्यू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अरे भाई एग्जामिनर को ऐसा क्वेश्चन सेट ही नहीं करता है जिसको क्वेश्चन इसको जो स्टूडेंट निकाल ही ना पाए, वो समकोण त्रिभुज के बेस्ड ही होता है। देख लीजिएगा 99 केसेस में क्या होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो समकोण त्रिभुज होता है। और एक क्वेश्चन है इस सेट में, मैं आपको आगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक ना। फिलहाल मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेंदी हो गया, इसलिए मैं क्या करूंगा अब नेक्स्ट पार्ट में इसका लूंगा। तो अगर आप लोग इसको देख लेते हैं दोस्तों तो मैं श्योर हूँ कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप फोड़ के आओगे और बोलोगे नहीं सर अच्छा था, ठीक ना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।